नमस्कार साथियों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पेपर सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज इस सीरीज की हमारी 10वीं क्लास का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए मेगर प्रयुक्त किया जाता है। तो साथियों, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं कि आज का हमारा प्रश्न है मेगर के ऊपर। तो मेगर का उपयोग किया जाता है साथियों अर्थ का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध मापने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, मेगर का उपयोग अर्थ का प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है और इस यंत्र को हम अर्थ प्रतिरोध टेस्टर के नाम से भी जानते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं साथियों, इस यंत्र का मैं एक डायग्राम बनाता हूं जिसमें ये एक स्क्रीन है, यहाँ पे एक टेस्टर का बटन है और यहाँ पे 4 बिंदु है जिसमें E1, P1, E2 और P2 इनके नाम है। अर्थ का टेस्ट करने के लिए इन दो E1 और P1 को शॉर्ट किया जाता है और यहाँ पे अपनी रीडिंग प्रदर्शित करता है। जब हम इस पुश बटन का उपयोग करते हैं तो इसके अंदर एक जनित्र उपयोग होता है। जनित्र का उपयोग किया जाता है जो कि 500 वोल्ट से 5000 वोल्ट तक उत्पन्न करता है। साथियों, मेगर के अंदर एक छोटा जनित्र होता है जो कि 500 वोल्ट से 5000 वोल्ट तक उत्पन्न कर सकता है और जो इस जनित्र की गति है वो लगभग 140 आरपीएम से 160 आरपीएम के मध्य होती है। आरपीएम का मतलब है राउंड पर मिनट। मैं आपको बता देता हूं साथियों, अर्थ का प्रतिरोध मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है और यह मेगर उच्च प्रतिरोध को मापता है। उच्च प्रतिरोध को मापता है। ये मेगा ओम में रीडिंग प्रदर्शित करता है। इसमें एक जनित्र होता है जो कि 5000 वोल्ट से 500 वोल्ट से 5000 वोल्ट तक उत्पन्न कर सकता है। इसके अंदर 4 सिरे होते हैं, E1, P1, E2, P2, जिनमें 2 सिरों को आपस में शॉर्ट करके ही इसका मेगर का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मेगर का उपयोग उच्च प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और 300 आरपीएम की गति है तो एक सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति क्या होगी। साथियों, तुल्यकालिक मोटर और फिर आवर्ती के अंदर एक संबंध दर्शाता है जिसका फॉर्मूला है तुल्यकालिक फ्रीक्वेंसी और तुल्यकालिक चाल में एक F बराबर P गुणा में N बटे 120, जिसमें P है ध्रुवों की संख्या या पोलों की संख्या, N है गति और F है फ्रीक्वेंसी। यहाँ निकालनी है सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति ज्ञात करने के लिए हमारे पास ध्रुव है 4, गति कितनी है 300 और बटे 120। 120 एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4 तिये 12, 3 से फिर काटा 10 तिये 30। तो फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 10 और फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या है 10 हर्ट्ज या चक्कर प्रति सेकंड। मैं आपको बता देता हूं साथियों, यदि सिंक्रोनस जनरेटर की या सिंक्रोनस जनरेटर में ध्रुवों की संख्या 4 है और उसकी गति 300 आरपीएम है तो जनरेटर की आवृत्ति 10 हर्ट्ज होगी। इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 6 ध्रुव सिंक्रोनस अल्टरनेटर के एक परिक्रम में होकर गुजरी हुई विद्युतीय डिग्रीज की संख्या क्या है। साथियों, एक मोटर, एक अल्टरनेटर
और एक जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिकल और यांत्रिक या मैकेनिकल दो प्रकार की घूर्णन गति होती है, जिसमें अंदर इलेक्ट्रिकल डिग्री 360 घूर्णन गति करेगी और यांत्रिक भी 360 घूर्णन गति करेगी। परंतु इसके बीच में एक संबंध है। ये संबंध क्या है मैं आपको बता देता हूँ साथियों। विद्युतीय डिग्री हम निकालेंगे, विद्युतीय डिग्री निकालेंगे तो पोलों की संख्या, उसमें ध्रुव कितने हैं बटे 2 गुणा में यांत्रिक डिग्री क्या है। अब हमें साथियों विद्युतीय डिग्री निकालने के लिए हमें यांत्रिक गति अर्थात मोटर, अल्टरनेटर और जनरेटर एक चक्कर के अंदर 360 डिग्री घूर्णन गति करते हैं। तो विद्युतीय डिग्री निकालेंगे तो हमें दे रखा है एक पोल है जो कि 6 ध्रुव है, उसके 6 पोल हैं बटे 2, और यांत्रिक डिग्री कितनी हो जाती है 360। तो हम निकालेंगे 2 से 6 को काटा 3, 36 ये 108 अर्थात 1080 डिग्री हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिकल डिग्री या विद्युतीय डिग्री आ गई। विद्युतीय डिग्री और यांत्रिक डिग्री के बीच में संबंध है। विद्युत डिग्री निकालने के लिए पोलों की संख्या में 2 का भाग देकर यांत्रिक डिग्री से गुणा कर दिया जाए तो हमारे पास विद्युतीय डिग्री आ जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 डिग्री, सॉरी 1080 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम बिजली के एक जनरेटर में क्या पता लगाने के लिए लागू किया जा सकता है। तो साथियों फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम दिए थे। एक है फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, दूसरा है फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम। अब मैं आपको बता देता हूं साथियों कि फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम लागू होता है मोटर पे, परंतु दायां हाथ नियम लागू होता है जनरेटर पे। अब मैं आपको बता देता हूँ जितने भी हमारे यंत्र है वो चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करते हैं। और जब किसी चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत में क्या है, जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गतिमान करवाया जाता है तो एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। उसी ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात किया जाता है, दायां हाथ नियम उपयोग में किया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं साथियों कि दाहिने हाथ के नियम पर फ्लेमिंग ने कहा कि अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाओ कि दोनों अंगुलियों के बीच के अंदर, जो ये हो गया अंगूठा, ये पहली अंगुली, ये दूसरी अंगुली, दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाओ कि दोनों अंगुलियों के बीच में 90 डिग्री का कोण हो। पहली शर्त ये। तो अंगूठा चालक की गति, अंगूठा दर्शाएगा चालक की गति, पहली अंगुली दिखाएगी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा दिखाएगी ईएमएफ की दिशा। फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम जनरेटर में विद्युत वाहक बल का पता लगाने के लिए लागू किया जाता है। यहाँ पे हो गया प्रेरित ईएमएफ की दिशा ई। उसके बाद के अंदर अंगूठा दर्शाता है चालक की गति, अंगुली दिखाती है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। अब मैं आपको बता देता हूँ फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम विद्युत मोटर के अंदर उत्पन्न हुआ बैक ईएमएफ ई बी दर्शाने के लिए या ईएमएफ की विरोधी विद्युत वाहक बल की दिशा का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम उपयोग किया जाता है।
चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए कितनी स्लिप रिंग का उपयोग किया जाता है? स्लिप रिंग को कहते हैं नीमी भाषा के अंदर सर्पी वलय। क्या कहते हैं? सर्पी वलय कहते हैं। और अल्टरनेटर के अंदर डीसी आपूर्ति के लिए या उत्तेजन के लिए 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, अर्थात एक जोड़ा जिसमें 2 स्लिप रिंग का छल्ला होता है, इस तरीके से, जो कि शाफ्ट पे उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति या उत्तेजन के लिए 2 स्लिप रिंग का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, एक अल्टरनेटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मैं आपको बता देता हूं साथियों। एक अल्टरनेटर यह स्टेटर से आपूर्ति लेता है। इसका सही आंसर ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं, ए ऑप्शन क्या है? सही है। एक अल्टरनेटर स्टेटर से आपूर्ति प्राप्त करता है। दूसरा है बी ऑप्शन, यह एसी और डीसी दोनों उत्पन्न करता है, जो कि गलत है। यह केवल एसी उत्पन्न करता है। उसके बाद में ऑप्शन सी, अल्टरनेटर चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन करता है। साथियों, अल्टरनेटर के अंदर उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन गति वाला होता है। इसके बाद में ऑप्शन डी, इसकी आर्मेचर स्थिर होती है। तो ऑप्शन डी भी हमारा सही है। और ऑप्शन ई है साथियों, यह यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत शक्ति में परिवर्तित करता है। जी हाँ, अल्टरनेटर का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एसी और डीसी दोनों उत्पन्न करता है, बल्कि यह गलत है। अल्टरनेटर केवल एसी उत्पन्न करता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, इंडक्शन मोटर या एसी मोटर की बात की जाए तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब हो गया कि जब किसी चालक के अंदर विद्युत सप्लाई दी जाती है तो उस चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से कोई दूसरा चालक घूर्णन गति करता है या उस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा चालक गति करता है तो ईएमएफ उत्पन्न होता है। यही प्रभाव क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत कहलाता है। और सभी मोटरें, इंडक्शन मोटरें विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है? साथियों, मोटरें 2 प्रकार की होती है घूर्णन गति के आधार पे। एक तो होती है उत्तेजित और एक होती है अनुत्तेजित। उत्तेजित का मतलब जिन्हें उत्तेजित करना पड़ता है स्टार्ट करने के लिए, और अनुत्तेजित का मतलब उन्हें स्टार्ट करने के लिए किसी एक्साइटर की जरूरत नहीं पड़ती। और इस प्रकार के अनएक्साइटेड मोटर 2 प्रकार की मोटर है। पहली है रिलैक्टेंस या उसे प्रतिष्ठम्भ मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठम्भ मोटर। दूसरी है हिस्टेरेसिस। कौन सी? हिस्टेरेसिस मोटर या फिर शैथिल्य मोटर। ये 2 मोटर ऐसी है जिन्हें उत्तेजित करने की आवश्यकता नहीं होती। होगी। अगला हमारा प्रश्न है इस प्रकार, इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? सही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग आमतौर से खालिस्तान के लिए उपयोग की जाती है। डैम्पिंग वाइंडिंग को कहा जाता है अवमंदक कुंडली।
मोटर के अंदर सिंक्रोनस मोटर में अवमंदक कुंडली का उपयोग किया जाता है साथियों स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए, और दूसरा इसका उपयोग है हंटिंग दोष को रोकने के लिए। मैं आपको बता देता हूं साथियों, सिंक्रोनस मोटर के अंदर हंटिंग दोष पाया जाता है और उसे कम करने के लिए डैम्पिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, और उसके साथ में डैम्पिंग वाइंडिंग के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला हमारा प्रश्न है और आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न है, यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चलाए जाने पर इसकी चाल किसके द्वारा सीमित होती है? तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यूनिवर्सल मोटर को कहा जाता है साथियों सार्वभौमिक मोटर। क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक मोटर। अब मैं आपको बता देता हूं सार्वभौमिक मोटर की विशेषता क्या क्या है। यह उच्च गति पर कार्य कर सकती है, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 आरपीएम पर यह कार्य कर सकती है। मैं आपको बता देता हूं इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या है। स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा है, उच्च माना जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं इस मोटर को बिना लोड पे नहीं चलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बिना लोड पे नहीं चलाना चाहिए। इस मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए ट्रायक नामक ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों के द्वारा इसकी गति नियंत्रण की जाती है। जब हम बात की जाए साथियों दक्षता, तो इसकी दक्षता छोटी मोटरें होती है उनकी 30% तथा बड़ी मोटरों की दक्षता 70 से 75% पाई जाती है। मैं आपको बता देता हूँ यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड पे चलाओगे तो इसकी गति उच्च होगी, जिसके अंदर मोटर के अंदर अधिक से अधिक क्षति होगी। और क्षति कौन कौन सी होगी? वाइंडिंग जल सकती है और घर्षण हानियाँ भी उच्च होगी। क्या होगी? घर्षण हानियाँ भी उच्च होगी। तो इसका सही आंसर हो गया सी। यूनिवर्सल या सार्वभौमिक मोटर को कभी बिना लोड पे नहीं चलाना चाहिए, ये इसका सही आंसर है। तो इसके अंदर चलाने पर वाइंडेज जल जाएगी और घर्षण हानियाँ भी होगी। तो साथियों हमने आज की सीरीज में पढ़े हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।